ठीक है, अपना हेडिंग रहेगा भाई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी या फिर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल ऑफ लाइट को हम लोग क्या नाम देते हैं? फोटॉन्स। ठीक, तो 1890 साल था, 1890, जब प्लैंक ने अपनी क्वांटम थ्योरी प्रपोज की। प्लैंक थ्योरी, प्लैंक की थ्योरी क्या थी? ये थी कि एनर्जी एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is not distributed continuously over the wave front. Instead, energy of electromagnetic radiation moves in form of discrete packets of energy. ठीक, एंड वन पैकेट या फिर बोल सकते हैं वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन या फिर लाइट, इसको इसने क्या नाम दिया? फोटॉन। ठीक, तो प्लैंक ये बोलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है वो पूरे वेव फ्रंट पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, वो कुछ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में आगे बढ़ती है, जिसमें से हर पैकेट को क्या बोला? वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन, और उसका नाम उसने क्या रखा? फोटॉन। और हर फोटॉन की एनर्जी प्लैंक ने डिस्क्राइब की E = H × म्यू, वेयर म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, और जो हमारा H है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? H = 6.6 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। क्या होती है? 6.6 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। अब तुम ये जानते हो कि स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है ये भी देख लेते हैं। स्पीड ऑफ वेव इक्वल टू तुम क्या लिखते हो? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अब देखो, ट्रैवल कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर लाइट। तो स्पीड ऑफ द वेव को अपन यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? सी। क्या लिख लेते हैं? सी। वेवलेंथ को क्या लिख लेते हैं? लैम्डा। और फ्रीक्वेंसी किससे रिप्रेजेंट किया? म्यू। तो म्यू का वैल्यू क्या आया? C/λ। यानी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को एक फॉर्म में और लिखा जा सकता है, म्यू को रिप्लेस कर दो C/λ से, तो E = क्या आया? hc/λ। ठीक, और प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के लिए जो सपोर्टिंग एक्सपेरिमेंट आया वो कौन सा था? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन सपोर्ट्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कि जो लाइट है वो बंडल्स ऑफ एनर्जी में ट्रैवल करती है, और ये जब बंडल ऑफ एनर्जी किसी मेटल या फिर मैटर से इंटरेक्ट करती है तो ये किसके जैसे ट्रीट करती है? जैसे ये एक पैकेट ऑफ एनर्जी गिरा, तो यहाँ से इसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, एक पूरा पैकेट गिरा, तब ये इलेक्ट्रॉन एक बार में बाहर आया, और यहाँ पे जो टाइम था, टाइम लैग इज वेरी 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 स्मॉल, जो कि पॉसिबल नहीं था अगर क्या होता? एनर्जी पूरे वेव फ्रंट पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी एब्जॉर्ब करता फिर बाहर आता, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब किया वैसे ही बाहर आया, मतलब कोई टाइम लैग नहीं था। इट्स लाइक कि एक आया, एक बम गिरा, किसके ऊपर? फोटोन के ऊपर, और सॉरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और ये बॉम्ब ने इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दी जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? बाहर। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो इस थ्योरी को क्या करता है? सपोर्ट करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इस पे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं या फिर दूसरे वीडियोस में आपको मिल जाएगी। ठीक, तो अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज लिख के देंगे, किसके बारे में? फोटॉन्स के बारे में, जो आप लोग याद रखेंगे, जो आपको बोर्ड्स में, जेई में, नीट में, सब में काम आएगी। ठीक है, तो लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज
ऑफ फोटॉन्स। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स में सबसे पहला, इन इंटरैक्शन विथ मैटर फोटॉन्स, क्या लिखना चाहिए, रेडिएशन बिहेव्स लाइक it is made of particles called photons। ठीक, जब लाइट मैटर से इंटरेक्ट करती है तो रेडिएशन किसके से बिहेव करता है, पार्टिकल्स के जैसे, और इन पार्टिकल्स का नाम हमने क्या रखा, फोटॉन्स। ये फोटॉन्स जो है उनकी स्पीड जो रहेगी, स्पीड ऑफ फोटॉन्स is same as speed of light, c equal to 3 into 10 power 8 meter per second, but same as light, but same as light speed and wavelength of photons can change if medium changes। अगर मीडियम चेंज हो जाए तो स्पीड ऑफ फोटॉन भी चेंज हो जाएगा और वेवलेंथ ऑफ फोटॉन भी क्या हो जाएगा, चेंज। किसके हिसाब से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले के हिसाब से। बेसिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप क्या लिखते थे, अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे तो μ21 इक्वल टू μ2 बाय μ1। ठीक, इसका वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या लिखते थे, c/v, क्या लिखते थे, c/v, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और ये म्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो इसका क्या लिखते हैं, c/v2 अपॉन c/v1, c से c कैंसल हो गया, तो μ21 का वैल्यू क्या होता है, μ2 बाय μ1 इक्वल टू v1/v2। मतलब लाइट का जब मीडियम चेंज होगा तो उसका स्पीड भी चेंज हो जाएगा, और स्पीड इक्वल टू क्या लिखते हो, वेवलेंथ 1 इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन वेवलेंथ 2 इंटू फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अगली बात ये याद रखेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स और रेडिएशन does not change when medium changes। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती कब, जब मीडियम चेंज होता है। अच्छा, यहां से एक प्रॉपर्टी और निकाल सकते हैं, ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 2, ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 3। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखे, E इक्वल टू एच इंटू म्यू। तो H इंटू म्यू के हिसाब से on changing medium energy of photons does not change। मतलब मीडियम चेंज करने पे स्पीड चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी चेंज नहीं होंगे। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला, photons have zero rest mass। ठीक, मतलब फोटॉन एट रेस्ट कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक, यानी एक रुके हुए फोटॉन का कोई भी मास नहीं होता, ये आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, अगर मास नहीं होता लेकिन फिर भी एक कंट्राडिक्टरी पॉइंट है, फोटॉन्स carry momentum as well as apply force and pressure known as radiation pressure। ये कंट्राडिक्टरी बात है कि फोटॉन्स के पास मास नहीं है लेकिन मोमेंटम है, और मोमेंटम है इसलिए फोर्स भी है, और ये किसी वॉल पे गिरेगा तो प्रेशर भी अप्लाई करेगा। और मोमेंटम ऑफ फोटॉन आप लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ फोटॉन आप लिखेंगे
P इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय C, या फिर एनर्जी क्या लिख सकते हो, h म्यू बाय C। अच्छा, म्यू को क्या लिख सकते हो, एच सी बाय लैम्डा इंटू सी, तो C बाय C कैंसल हो गया। तो मोमेंटम के सारे फॉर्मूले कौन से आए, एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, h इंटू म्यू डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, या फिर h अपॉन वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ये आ गया क्या, मोमेंटम ऑफ फोटोन। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए इनर्शियल मास ऑफ फोटोन, क्या पूछा जाए, इनर्शियल मास ऑफ फोटोन, यानी एक मूविंग फोटोन का मास अगर आपसे कोई पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कैसे, आइंस्टीन की थ्योरी का यूज करके। आइंस्टीन बोलता है कि हर एनर्जी मास से रिलेटेड होती है और हर मास एनर्जी से रिलेटेड होता है। तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टीन की इक्वेशन, और E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, ये प्लैंक इक्वेशन, ठीक। अगर इन दोनों को आप इक्वेट कर दोगे तो क्या लिखोगे, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, सी से सी क्या हो गया, कैंसल, तो मास ऑफ फोटोन क्या आया, एच बाय सी लैम्डा। या फिर अगर एनर्जी के टर्म्स में लिखना चाहोगे तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू क्या, एनर्जी, तो सी का वैल्यू, सॉरी एम का वैल्यू निकालना है ना, इसका वैल्यू निकालना है एम का, तो मास ऑफ फोटोन हम लिख पाएंगे क्या, ई डिवाइडेड बाय सी का, ये हो गया मास ऑफ फोटोन, ठीक। एक वैल्यू ये हो गई, अभी हो गया, अभी हो गया, अभी हो गया, ठीक। एक प्रॉपर्टी और लिखेंगे, photons are not affected by electric and magnetic fields। भाई ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आता है तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। दिस शोज दैट फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो फोटॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक। एक लास्ट पॉइंट और है, इन अ कोलिजन energy collision of photon with other particles, of photon with other particles, energy and momentum is conserved, but number of photons is not conserved। क्योंकि फोटोन की संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। एग्जांपल ले लो, एटम में तुमने पढ़ा था कि अगर एक फोटोन को गिराओगे किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, तो वो हायर शेल में जा सकता है। अब हायर शेल में मान लो गया तो आया एक फोटोन था, अब ये इलेक्ट्रॉन जो ऊपर जंप किया ये दो तरीके से नीचे आ सकता है, एक बार डायरेक्ट नीचे आ सकता है और एक बार ग्रेडिंग करके नीचे आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ कितने बाहर आए, एक फोटोन यहाँ, एक फोटोन यहाँ और एक फोटोन यहाँ। तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो सकते थे, या तो एक बार में दो या तो एक बार में, ठीक। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं है, लेकिन टोटल एनर्जी जो रहेगी और टोटल मोमेंटम जो रहेगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक। ये प्रॉपर्टीज आप लोग याद रखना, किसके रिलेटेड, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के रिलेटेड। और कुछ एक छोटे मोटे पॉइंट है, जैसे एनर्जी का वैल्यू क्या था, एच म्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा, ठीक। तो एच सी का वैल्यू आप लोग याद रख लेना, अगर इफ लैम्डा किस में हो, नैनोमीटर में, तो एच इंटू सी का वैल्यू हम लोग सीधे पुट करा लेते हैं क्या, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, ठीक। और अगर इफ लैम्डा किस में हो, आर्मस्ट्रॉन्ग में, तो एच इंटू सी का वैल्यू पुट करेंगे 12431 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू आर्मस्ट्रॉन्ग। ये दो वैल्यूज याद रख सकते हो, किसकी, एच इंटू सी की, ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन क्या हो सके, बच सके, ठीक। तो इतना और ध्यान रखना। ये हो गया भाई तुम्हारा कंप्लीट क्या, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।